हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे 28 नवंबर के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, या इनके अलावा भी अगर मुझे कहीं से कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लगा तो वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड किसी एग्रीमेंट की। अब ये एग्रीमेंट हुआ यूएस, यूके और बाकी की कुछ और अदर कंट्रीज़ में, और इसमें ये बात की गई कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेफ बनाया जा सकता है एंड ताकि उसका मिसयूज़ ना हो, उसको प्रॉपरली रेगुलेट किया जा सकता है। उससे रिलेटेड ये एग्रीमेंट था। इट अनवेल डिटेल्ड इंटरनेशनल अग्रीमेंट on how to keep AI safe from rogue actors, pushing for companies to create AI systems that are secure by design. ठीक है, and AI needs to be developed and deployed in a way that keeps customers and public safe. हम सब जानते हैं कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी होती है उसके दोनों ही चेहरे होते हैं। मतलब उसका चाहे तो अच्छे तरह से यूज़ भी किया जा सकता है और चाहे तो उसका गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह से हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत है ताकि उसको जनहित के लिए यूज़ किया जा सके, हमारे पब्लिक की सेफ्टी ध्यान में रख के पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज़ किया जा सके, ताकि सारे लोगों को हेल्प मिले, ना कि उसका मिसयूज़ हो। ठीक है, एंड ये एग्रीमेंट नॉन बाइंडिंग था ऐसे तो, और उसमें जनरल रिकमेंडेशंस थी, जैसे कि AI सिस्टम्स को मॉनिटर किया जाए कि उसमें कुछ अब्यूज़ नहीं हो सिस्टम का, और उसको किसी भी टैम्परिंग से प्रोटेक्ट किया जाए, और जो सॉफ्टवेयर सप्लायर्स होते हैं उनका प्रॉपर वेटिंग हो, उनका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो। अब क्या हो रहा है ना, क्योंकि AI बढ़ता जा रहा है, AI में काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसकी वजह से काफ़ी नए नए कंसर्न्स भी आ रहे हैं, जैसे कि इट कैन डिसरप्ट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, टर्बोचार्ज फ्रॉड और लीड टू ड्रामेटिक जॉब लॉसेस। इस तरह से सारे कुछ कंसर्न्स हैं जिस वजह से हमें कुछ इसकी सेफ्टी की तरफ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। अब कुछ टाइम पहले ना ऐसा ही एक और डिक्लेरेशन हुआ था जिसको बोलते हैं ब्लेचले पार्क डिक्लेरेशन। अब ये हुआ था ब्लेचले पार्क में। ये भी एक तरीके की AI सेफ्टी समिट थी। इसमें भी काफ़ी सारे नेशंस आए, कंप्यूटर साइंटिस्ट आए, टेक लीडर्स जो थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, और इसका एम था कि जितने भी AI से रिलेटेड चैलेंजेस हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एड्रेस किया जाए। ठीक है, और इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, जैसे इंडिया, US, UK, चाइना और भी बहुत सारी इसमें कंट्रीज़ थी। और इसमें बात की गई कि कैसे हम डिस्कस करके प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ जो भी इससे रिलेटेड रिस्क है उनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को कैपिटलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इट एम्स टू एस्टैब्लिश शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ पोज्ड बाय फ्रंटियर AI। अब फ्रंटियर AI क्या होता है? ये एक तरीके काफ़ी एडवांस्ड जनरेटिव AI मॉडल्स होते हैं जिसकी कैपेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और इससे काफ़ी सिग्निफिकेंट रिस्क होता है पब्लिक सेफ्टी को। इट रेफर्स टू हाईली एडवांस्ड जनरेटिव AI मॉडल्स विद पोटेंशियली डेंजरस कैपेबिलिटीज़ दैट कैन पोज सिग्निफिकेंट रिस्क टू द पब्लिक सेफ्टी। और अराउंड 28 मेजर कंट्रीज़ ने इसे साइन किया गया था। ठीक है, ये वाला डिक्लेरेशन याद रखना है, अगर एग्ज़ाम में पूछे कि ये वाला डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड था, AI के सेफ्टी से के मेजर से रिलेटेड था ये। ठीक है, अब बात करते हैं मलेशिया की। मलेशिया ना, उन्होंने अभी स्टार्ट किया है वीज़ा फ्री एंट्री फॉर इंडियंस एंड चाइनीज़। December 1 से स्टार्ट होगा ये। मलेशिया विल ग्रांट 30-day वीज़ा फ्री एंट्री फॉर इंडिया एंड चाइनीज़ सिटीजन्स फ्रॉम December 1। और ये ऐसा क्यों करेगा? ताकि वहाँ की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उनको बूस्ट मिल सके, बाहर से टूरिस्ट जो है उनको अट्रैक्ट किया जा सके। अब ऐसे और भी बाकी नेशंस हैं, जैसे कि थाईलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया, जो ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। इट इज़ जॉइनिंग थाईलैंड एंड श्रीलंका इन रीसेंट वीक्स टू ऑफर सच अ फैसिलिटी टू फॉरेनर्स टू प्रमोट टूरिज़्म। ठीक है, एंड पैंडेमिक की वजह से जो भी थोड़े बहुत लॉस हुए थे तो उसकी भी रिकवरी चाहते हैं ये लोग।
Malaysia positive about its post-pandemic recovery aims to achieve 1.5 crore foreign tourist arrivals this year. और बहुत सारी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं जैसे कि तुर्की हो गई, जॉर्डन हो गए, एंड ये सारी कंट्रीज़ जो हैं उनको ऑलरेडी पहले से ये वाले बेनिफिट्स दिए गए हैं. दे ऑलरेडी इन्जॉय 30-day वीज़ा फ्री एंट्री इनटू मलेशिया. ठीक है, इससे पीपल टू पीपल कनेक्ट भी बढ़ेगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में. अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, DAO. अब ये क्या होता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन? तो अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें, उन्होंने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं या फिर उससे रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उनका यूज़ करती हैं कंपनी में डिसेंट्रलाइजेशन लाने के लिए या फिर ऑटोनॉमस फंक्शनिंग लाने के लिए, तो उनको DAO बोला जाता है, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन. एक तो डिसेंट्रलाइज है ब्लॉकचेन की वजह से और ऑटोनॉमस है. ठीक है, सो इस वाली ऑर्गेनाइजेशंस को DAO बोल देते हैं. दे आर नोन फॉर द ट्रांसपेरेंसी, डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिविटी, क्योंकि इसमें किसी एक एंटिटी के पास कंट्रोल नहीं होता बल्कि बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है पावर. इस वजह से इट इज़ नोन फॉर ट्रांसपेरेंसी, डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिविटी. ठीक है, अब इसमें कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं. इट इज़ गवर्न्ड बाय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स. They aim to create self-sustaining community-driven entities, and they are organizations encoded as computer programs transparently controlled by members. अब इसमें कोई single point नहीं होता of control or failure, and they execute predefined rules encoded in smart contracts without the need for human intervention once set up. जैसे मान लो फाइनेंस से रिलेटेड कोई कंपनी है, अब उसमें कुछ रूल्स होते हैं ना कि ये आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करेंगे तब आपको हम इतना लेंड कर सकते हैं, इतना पैसा दे सकते हैं. तो उसमें कभी कभार ह्यूमन बायसेस आ जाते हैं. कुछ लोग धोखाधड़ी कर देते हैं, अपने जो नियर एंड डियर वंस होते हैं, अपने रिलेटिव्स होते हैं, उनको लेंडिंग दे देते हैं, उनको पैसा दे देते हैं अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे हो तो भी. सो इसमें क्या होता है ना, कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से जो ये प्रोग्राम्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ह्यूमन इंटरवेंशन काफ़ी कम हो जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ जाता है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहता है. ठीक है, सो ये बात थी इसमें. एंड इतना ही नहीं, ये मोस्टली क्रिप्टो करेंसीज को यूज़ करते हैं एज अ मीन्स ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन, एंड दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट. और काफ़ी डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, वोटिंग वगैरह के थ्रू यहाँ पर डिसीजंस लिए जाते हैं. एंड दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर समवेयर शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड. ऑफ कोर्स आने वाला टाइम डिजिटल का है, इनफैक्ट अभी भी डिजिटल वर्ल्ड काफ़ी बढ़ रहा है, तो उसमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी बढ़ेंगी, उनका काफ़ी मेन रोल है. एंड इतना ही नहीं, मतलब ये सब तो बातें हैं, लेकिन इसमें कुछ लीगल और रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी ज़रूर है कि भाई इनका रेगुलेशन कैसे होगा या फिर क्या लीगैलिटी है इस एक ऑर्गेनाइजेशन की. तो वो सारे कुछ अनसर्टेनिटीज़ हैं जो कि देखी जानी है. अब इसके यूज़ केसेस काफ़ी हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, अभी फाइनेंस का एग्जांपल दिया, बोरोइंग और लैंडिंग में. इसके अलावा जो आर्ट वगैरह होती है, आर्टिस्ट जो होते हैं वो अपनी क्रिएशंस को टोकनाइज कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि रॉयल्टीज इजीली मैनेज हो जाएंगी और बाइंग सेलिंग इजी हो जाएगी. इससे आर्ट इंडस्ट्री काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. इतना ही नहीं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, इसको ट्रेस अच्छे से किया जा सकता है. सो ये सारे कुछ रीजंस हैं. इससे डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस काफ़ी बेहतर हो सकता है क्योंकि कंट्रोल एक आदमी के पास नहीं है, बाकी बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. अब बात करते हैं नेट पोलरिक्स. ये क्या है? अब ये
नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज है, इसका 9th एडिशन हुआ और कंडक्ट किया गया, करवाया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। कहाँ हुआ? सो ऑफ वादिनार, गुजरात में। एंड इसमें काफ़ी सारे एक्सरसाइजेज हुई, जैसे कि मरीन ऑयल स्पिल जो हो जाता है उससे रिलेटेड प्रिपेयर्डनेस की एक्सरसाइज, एंड कोऑर्डिनेशन हो काफ़ी सारी अलग अलग एजेंसीज़ में, एंड टू इम्प्लीमेंट ऑयल स्पिल गाइडलाइंस। सो इससे रिलेटेड ये रिस्पॉन्स एक्सरसाइज है जो हमें याद रखनी है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।